नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत कर रही हैं बड़ी खबरों के साथ और खबर है यूपी के ललितपुर से, जहां पर ललितपुर में आज पारंपरिक भव्यता और दिव्यता के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले, जहां महंतों और भक्तों ने रथों को खींचकर पुण्य अर्जित किया। साथ ही जगह जगह आरती के साथ पुष्प वर्षा और प्रसाद वितरण किया गया और प्रेस क्लब अध्यक्ष ने भी भक्तों को आइसक्रीम बांटकर सेवा की मिसाल पेश की है। इस रथ यात्रा में वृंदावन की भजन मंडली शामिल रही, वहीं राधा कृष्ण रास, शीरा नृत्य, अखाड़ा प्रदर्शन और भव्य आतिशबाजी की गई, जहां हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही। यूपी के ललितपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिला कारागार में बंद एक कैदी ने फिनाइल पीकर खुदकुशी की कोशिश की है। आरोपी का नाम शहबाज है, जो एक हिंदू लड़की से नाम बदलकर शादी करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप में जेल में बंद था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर बैरक नंबर 5 में उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसने खुद बताया कि उसने फिनाइल पी लिया है। गौरतलब है कि ललितपुर जिला में दी जा रही अवैध सुविधाओं और लापरवाही को लेकर लगातार सुर्खियों में है। पहले की जांच में दोषी पाए गए जेल अधीक्षक, जेलर और उप जेलर को निलंबित किया गया था, फिर भी हालात जस के तस है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। यूपी के चंदौली से एक परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बिछिया खुर्द गांव में बारिश के बाद पोखरी का गंदा पानी पूरे गांव में फैल गया। मुख्य मार्ग जलमग्न है और ग्रामीण गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। गाँव में गंदगी और दुर्गंध का आलम है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि पेयजल भी दूषित हो चुका है, लेकिन ना तो सफाई कर्मी दिख रही हैं और ना ही अधिकारी कुछ बोल रही हैं। तो वहीं सुदर्शन न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों का दर्द साफ झलकता दिखा। जी, ये हर साल भर जाता है। मेरे पूरे गांव का एक ही तालाब में पानी आता है, इकट्ठा होता है, जिससे कि घास घूस से वो पूरा पट गया एकदम, और उससे बहुत सा गंदगी सुबह आता है, शाम को भी गंदगी होते हैं, सुगंध भी अच्छे नहीं होते हैं, जिससे बीमारी फैल रहे हैं। गांव में बहुत लोग बीमार भी हो चुके हैं और कुछ लोगों को टाइफाइड बुखार और मलेरिया से हो रहा है, जिससे कि अभी तक ये जांच भी करने के लिए कोई अधिकारी अभी नहीं आया। किसी संबंधित अधिकारी से आपने शिकायत की इस संबंध में? जी, जिला कल्याण तो किए थे और प्रधान जी आए, एक दिन देखे और चले गए, बोले कि ये हमारे बस का नहीं है। अच्छा, इस गांव में सफाई कर्मी की क्या स्थिति है? सफाई कर्मी अभी नहीं आते हैं, वो भी एक दो बार आए थे तो वो भी पूरा निकाले नहीं पूरा सुरक्षित, इसलिए नाली भी जाम है। हम फोन किए थे सफाई कर्मी रामू को और मुन्ना पासवान प्रधान से भी कहे थे, मगर वो कहे कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, और अभी तक नहीं आए। हमने ये भी कहा था कि पानी अगर पड़ जाता है तो नाली जाम हो जाएगी और पानी बाहर रास्ता पे जाने लगेगा, पर नहीं आए। वो आजकल करके वो टार रहे हैं। ये कितने दिनों पहले आपने संबंधित अधिकारी से शिकायत की थी? कि 3 दिन पहले हमने फ़ोन किया था सफाई कर्मी को भी और प्रधान जी को भी। तो प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने कहा कि आप नंबर खुद ले लीजिए और बात कर लीजिए। यहाँ पे आज बारिश हुई है, देखें यहाँ पे पूरा जलमग्न हो गया है। हम लोग यहाँ पे घर में पानी पूरा आधा में यहाँ पे फैलता है, और यहाँ पे हम लोग जिला कार्यालय ग्राम पंचायत अधिकारी को भी फ़ोन किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका उपाय हम लोग का बस है कि 50 मीटर आगे यहाँ पे नहर है, उसी में इसका निवारण हो जाएगा तो बढ़िया पड़ेगा। तो किसी संबंधित अधिकारी से आपने इसके विषय में बात किया? हाँ, बहुत लोग को पोर्टल भी डाले, हम लोग सरकारी पोर्टल, जिला कार्यालय में बात किया, प्रधान से बात हुआ, वीडियो से बात हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, ये इससे संबंधित मतलब संक्रमण रोग भी फैलने का कुछ अंशेका लग रहा है? हर बेरी फैलता है यहाँ पे, हर साल मतलब फैलता है, दवाई जड़ पर होता है तो। लेकिन कोई संबंधित अधिकारी इस चीज़ को सुनने वाला नहीं? कोई नहीं सुनता है। जलमग्न हो गया तो उसको हम एक पंचायत को भेज कर दिखवाते हैं। अगर कहीं से विकास की व्यवस्था आ गई तो सफाई कर्मी को लाकर साफ करा कर पानी विकास की व्यवस्था कराएंगे। आपके सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे हैं गांव में, केवल प्रधानों के यहाँ बैठ के मठाधीशी करते हैं और चाय पिलाते हैं, पीते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। सुदर्शन न्यूज़ टीम प्रमुखता से इस खबर को बताती भी है, आपके एडीओ पंचायत साहब को भी अवगत कराती रही है, लेकिन सफाई कर्मियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कहना है? इसके लिए जो है पंचायत को निर्देशित किया गया है कि सभी सफाई कर्मियों से जो है गांव में काम कराने के लिए रोस्टर बना करके, और आगे संचायकों का भी कार्यक्रम चल रहा है जुलाई से, हर गांव में रोस्टर लगा कर साफ कराया जाएगा और सारी गंदगी साफ करा दिया जाएगा। योगी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है गांव स्वच्छ भारत मिशन के तहत, लेकिन पूरा गांव जलमग्न हो गया है। अभी तो एक गांव का आए हैं, अभी कल बारिश होगी और दूसरा गांव के लिए आपके यहाँ आएंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे केवल आश्वासन हो रहा है, कार्रवाई नहीं। क्या कहेंगे आप? उसको
भेज कर कोई पंचायत को दिखवाएंगे कि कहाँ से पानी जाम लगा हुआ है, उसके लिए जो है सफाई कर्मी को ला के साफ करा करके पानी की निकासी व्यवस्था करा दीजिए। कब तक हो जाएगी कार्रवाई? 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी। चला रही है, लेकिन जो गांव के लोग हैं, ग्राम प्रधान हैं, सफाई कर्मी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए सब फिर से तैयार, गांव में काम नहीं हुआ, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए फिर से मैदान में कूद पड़े हैं। अब देखना है कि बीडीओ साहब केवल आश्वासन रहता है कि इस पर कार्रवाई भी होती है, गांव में अभियान चलाया जाता है सफाई को लेकर के, कि सारा व्यवस्था ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। कैमरामैन सतीश तिवारी, जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के मथुरा में महिला शक्ति ने आस्था और संकल्प का अद्भुत संगम दिखाया है। बता दें कि श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण के समर्थन में महिला संगठनों ने कलेक्ट्रेट से रैली निकाली और मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को राधे राधे लिखी 251 ईंटें भेंट की हैं। रैली में जयकारों, गीतों, नारों और बैनरों के जरिए कॉरिडोर निर्माण को आस्था से जुड़ा अहम कदम बताया। ये संदर्भ में निकाली है, जैसे कुछ लोग जो हैं इसके मतलब नहीं चाहते हैं कि यहाँ कॉरिडोर बने, लेकिन हम लोग चाहते हैं कॉरिडोर बने, क्योंकि मथुरा की पब्लिक और वृंदावन की पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोग दर्शन खुद नहीं कर पाते हैं, बाहर की पब्लिक आके धक्का मुक्की करके चले जाते हैं, और जो अपाहिज लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, हम उन्हें भी नहीं ले जा पा रहे हैं। पहले मैं हर संडे, हर वीक में 2-3 बार जाती थी, लेकिन अब मुझे 3-4 साल खुद हो गए कि मैं खुद दर्शन नहीं कर पाती हूँ। तो हम ये सबसे चाहते हैं, हम उनसे, योगी जी से और मोदी जी ने जो ये स्टेप उठाया है, हम उनसे बहुत ज्यादा खुश हैं, और हम यही चाहते हैं कि सब अपनी अपनी एक ईंटें दें, और राधा रानी जो प्यार की एक प्रतीक है, उनका एक फिर से दोबारा से एक समर्थन हो कि काफी अच्छा कॉरिडोर बने और हम सब अच्छे से दर्शन कर पाए। कितनी ईंटा लेके आप निकले हैं? हम लोग 250 लोग लेकर आए, 250 ईंटें हैं हमारे साथ। जो कॉरिडोर के समर्थन में लगातार हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। आज भी आप देखेंगे कि विभिन्न महिला संगठनों की भारी तादाद में लोग आए हुए हैं और एक प्रतीक स्वरूप कॉरिडोर बनाने के लिए अपने साथ एक ईंट भी लेकर के आए हैं। और इन सब लोगों की ये भावना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, और निश्चित रूप से इस भावना का हम सभी सम्मान करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है, यहाँ जो भी लाखों की संख्या में न केवल इस जनपद के बल्कि प्रदेश के और देश के अन्य पूरे जनपदों से और पूरे विश्व से तमाम श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी तरह की असुविधा न हो, बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। प्लस जो वृंदावन के लोग हैं उनको भी तमाम बार एम्बुलेंस निकालने में, बच्चों को स्कूल भेजने में तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो वृंदावन के वासी हैं, जो मथुरा के वासी हैं, उनकी समस्याओं का भी निदान हो, प्लस जो तमाम बाहर से श्रद्धालु जन आते हैं लाखों की संख्या में, उनको भी एक बेहतर एहसास हो, अपने आराध्य देव के बेहतर ढंग से दर्शन कर सके। इसके लिए कॉरिडोर निश्चित रूप से जरूरी है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग उत्साह से कॉरिडोर के समर्थन में आगे आ रहे हैं। निश्चित रूप से इनका ये जो उत्साह है, ये हम लोगों के उत्साह को कई गुना बढ़ा देगा और कॉरिडोर के कार्य में और गति आएगी। ऐसे होगी। तो यूपी के मिर्जापुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां हर घर नल से जल योजना में चीले थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में दूषित पेयजल आपूर्ति से डायरिया फैल गया। दूषित पानी पीने से 55 वर्षीय हौसला प्रसाद यादव की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोग बीमार हैं और 20 से ज्यादा लोगों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में डटी हुई है और ओवरहेड टैंक से जलापूर्ति रोक दी गई है और जाँच के लिए पानी के सैंपल लैब भेजे गए हैं और 3 सदस्यीय जाँच टीम भी गठित कर दी गई है। क्या नाम है, जो जल निगम का पानी है, जो क्या नाम है कि मोदी का जल निगम मिशन वाला, वो ख़राब पानी है, बदबू आ रहा था उससे, जिससे लोग पी के डायरिया से ग्रसित हो चुके हैं। एक लोग का देहांत भी हो गया, जिसका नाम है हौसला प्रसाद यादव, नियम्बर थे वो। तो इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए थे? हाँ, एक बार शिकायत किए थे जो चला रहा था उससे, लेकिन वो उसने माना नहीं, कहता कि तो आज अधिकारी लोग गए थे आपके गांव में? अधिकारी हाँ, अधिकारी लोग गए थे। जब सब कुछ होने के बाद अधिकारी लोग गए थे, अपना देख टहल घूम के चले आए। कितने लोग बीमार हैं? कम से कम 200 लोग हैं। अस्पताल में कितने भर्ती होंगे? इस अस्पताल में कम से कम 60-70 हैं और अन्य अस्पतालों में, प्राइवेट में भी लोग भर्ती हैं, जैसे जिसके पास पैसा था वैसे अस्पताल में भर्ती हैं। कितने दिन से चल रहा है? ये कम से कम 1.5 महीने से चल रहा है। पानी कब से खराब आ रहा है? 1.5 महीने से पानी खराब आ रहा है। बीमार कब से हुए हैं? बीमार ये करीबन हो रहा है 15-20 दिन से, लोग धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो गए। दूरभाष पर प्राप्त सूचना के अनुसार आज मेरे द्वारा स्वास्थ्य विभाग, विकास विभाग और जल निगम के अधिकारियों द्वारा ग्राम लखनपुर का निरीक्षण किया गया। वहाँ जाकर हमने जो लखनपुर में टंकी बनी हुई है, उस टंकी से 2 राजस्व ग्राम में पानी की सप्लाई होती है, सोनबरसा और लखनपुर में। लखनपुर में टोटल 600 परिवार रहते हैं
600 परिवार में से प्रभावित जो बस्ती है उसमें 100 परिवार रहते हैं। उस बस्ती 100 परिवारों में से केवल 40 परिवार ही प्रभावित रहे हैं। इसमें 40 परिवार में से 19 उल्टी और दस्त की शिकायत पर विभिन्न हॉस्पिटल और हमारे मंडलीय हॉस्पिटल में एडमिट है। साथ ही जो 23 व्यक्ति उन परिवारों से संबंधित थे उनका इलाज होने के बाद वो घर वापस आ गए हैं। इस बीमारी का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसलिए इसमें एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें MOIC, BDO, कोन तथा तहसीलदार सदर की जॉइंट कमेटी बनाई गई है। ये जॉइंट कमेटी अपना निरीक्षण करके उक्त बीमारी का या उक्त उल्टी दस्त का एग्जैक्ट कारण प्राप्त करके बताएंगे। आप मौके पर सर गए थे, ऐसे में वहाँ पर कल भी आपने चेक किया, क्या गंदा पानी आ रहा था क्या? नहीं, मौके पे हम लोग गए, चूँकि पानी की सप्लाई तो सुबह ही बंद करा दी गई थी, तो गंदा पानी तो नहीं आ रहा था। लेकिन हम लोगों ने पानी की सैंपलिंग ली। पानी की सैंपलिंग हमने जो है टंकी से भी ली है और साथ ही जो प्रभावित परिवार है जो उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था वहाँ से भी सैंपल लिया हुआ है। तो उस सैंपल को हम लैब पे भेज दिए हैं जांच के लिए कि उसकी जो वास्तविकता है उसके बारे में पता चला। साथ ही इसमें एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति की कैजुअलिटी हुई है, जिसकी जांच MOIC और संबंधित जो जॉइंट कमेटी है वो इसको करेगी। साथ ही कुछ लीकेज के बारे में भी जाँच की कार्रवाई जल निगम को दी गई है कि ये देख लें कि कोई पाइप में कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। इसमें जो भी दोषी होंगे अगर सर पाए जाएंगे, अगर इसमें जो है कंपनी दोषी पाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मथुरा जनपद के भरतिया गांव में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं पोखर में भरे गंदे पानी ने ग्रामीणों की जिंदगी को नरक बना दिया है और घरों के चारों ओर जल भराव, मकानों में दरारें और मंदिर तक गंदे पानी में डूब चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों के प्रस्ताव पास कर सिर्फ धन का दुरुपयोग हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला है। वहीं शिकायतों के बावजूद प्रशासन मौन है और पोखर के पानी में डूबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत की घटना भी सामने आ चुकी है। बता दें कि आक्रोशित ग्रामीणों ने पोखर के पास प्रदर्शन कर ग्राम प्रधान अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। सुनते नहीं है। पोखर में आए वो पानी भर गया, देखो हंसी और करते हैं। हमने खाना पीना बनाते हैं, पूरी बदबू आती है, बात आती है। यहाँ रोटी बना रहे, यहाँ से आप आ गए, यहाँ मार के आ गए, तब भी हम डंडे लेके बैठ गए जब रोटी करते हैं। और राशन बटे बच्चे निखार भी ये घर पर बनाया बना हुआ था, इसी बारिश में गिराई। ये बना हुआ था, ये बारिश में गिराई। ये जब परिवार में से जो बुढ़िया बुजुर्ग हमारी सास है, वो हमारी सास है, यहाँ से गिरी थी, यहाँ से निकाली थी। 10 मीटर की दूरी पर ये पानी भरा हुआ है। 10 ही नहीं, बच्चे बच्चे ने लिखाते हैं, जब बच्चे दिखाते बच्चे बच गए। और कोई ध्यान नहीं है। सब कुछ घुस जाते हैं, मेरे आ जाते हैं हमारे घर में। यूपी के 12 विधानसभा क्षेत्र में विधायक डॉक्टर वाचस्पति ने जनता दरबार लगाकर क्षेत्र की समस्याएं सुनी और जस्टा और शंकरगढ़ में सड़क के गड्ढों, सफाई और जल भराव की समस्याओं को लेकर लोगों ने अपनी बात रखी है। विधायक ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और सड़क सुधार कार्य जल्द शुरू कराया गया। साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित किसान की मदद के लिए PGI में भर्ती कराने का भी भरोसा दिया है। इस दौरान मौजूद जनता ने विधायक के त्वरित कदमों के लिए आभार जताया। हमारा की जनता का विकास हो, जितने भी कार्यक्रम है सब कार्यान्वित हो और खुशहाली हो, यही इसी के लिए सब परेशान है, हम भी परेशान हैं। जनता आई है, उनके समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। निराकरण किया गया है, जितना संभव हो गया। जो बातें होगा बाद में भी कर दिया जाएगा, चाहे सड़क से निर्माण हो, चाहे पुलिस विभाग से हो, चाहे बिजली विभाग से हो। सारे लोगों का जो भी समस्या होगी पूरा किया गया और भविष्य में ये लगातार जैसे चल रहा चलता है। यूपी के रायबरेली की परिषदीय पूर्व थाना क्षेत्र में हिंदू महिला ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में लगातार प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि महिला ने अपनी ओर परिवार की सुरक्षा के लिए प्रशासन से मदद मांगी है, जहां उन्होंने पुलिस पर शिकायतों को गंभीरता से न लेने और कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया और इस मामले से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और वहीं अब उच्च अधिकारियों से न्याय की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से गंभीर मामला सामने आया, जहां थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के आसफपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और मारपीट और छेड़छाड़ की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद मामला SSP बदायूं तक पहुंचा है। और हारून ने बलगा ने मुझे मारा। क्यों मारा? मेरे झगड़े के पीछे मारा। क्या झगड़ा क्या चल रहा था पहले से? झगड़ा चल रहा, केस चल रहा उससे।
मुकदमा चल रहा है। फिर ये लोग कैसे आए आग पास, क्यों मारा? हम रिपोर्ट लिखवा के आए तो इन्होंने हमें मतलब मार दिया। जब हम अंदर में आए थे तो इन्होंने ईंटें पत्थर सब इन्होंने पाना शुरू कर दिया। लड़की बचाने आई तो इस लड़की को गाली देने लगे गंदी गंदी, और मेरे पति को मेरे ईंट मारी फेंक के। कब्जा करने आए थे इस मकान के ऊपर, और कौन लोग आए? ये सब आए थे, बाहर के भी लोग आए थे, भाई भी थे। सब कौन? नाम क्या है? नाम अली अहमद आए थे, हारून था, और क्या नाम भैया थे, मुन्ना था, मनाजी था। क्यों आए? ये कब्जा करने आए थे कि हम कब्जा करेंगे इस पर। मैंने उनको रोका, उन्होंने लाठी चलता सब चार्ज करे, मेरी बीवी को भी मारा, मेरी बेटी को भी मारा, और उसके साथ में गलत सलूक करना चाह रहे थे। यूपी के वृंदावन में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां परिक्रमा मार्ग में मीटर लगाने के दौरान 2 विद्युत कर्मियों को करंट लग गया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक अन्य कर्मचारी की जान बच गई। घटना शुक्रवार की दोपहर 3:30 बजे के करीब हुई है, जब मीटर विभाग के सहायक अभियंता ऋषभ शर्मा की निगरानी में 3 कर्मचारी ललिता आश्रम के पास 11,000 kVA की लाइन पर मीटर लगा रहे थे। वहीं शटडाउन लेने के बावजूद अचानक सप्लाई चालू कर दी गई, जिससे विनोद और हरेंद्र नामक 2 कर्मियों की मौत हो गई है। देखिए, अभी ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति जो शटडाउन के दौरान काम कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बारे में बिजली विभाग से और संबंधित बाकी यहाँ पार्षद जी भी आए थे, तो संबंधित विभाग को सूचना देकर उनके भी अधिकारियों को बुलाया गया है, और जिनकी मृत्यु हुई है उनको शासन से, प्रशासन से, विभाग से जिस तरह की भी आर्थिक सहायता दिलवाया जा सकते हैं उसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और वो दिलवाई जाएगी। और जो कर्मचारी इसमें जिनके द्वारा ये घटना करी गई और किसी के द्वारा जो गलती करी गई, उनके खिलाफ भी पूरी सख्त से कार्रवाई करी गई। कौन है ये लोग जिनकी मौत हुई है? कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जो बिजली का काम कर रहे थे वहाँ पर। उनके परिवारजनों से बात करके आगे की प्रक्रिया कराई जा रही है, तो अभी प्रक्रिया थी। क्या दोनों संविदा कर्मी थे? ये अभी बिजली विभाग से बुला के उनके द्वारा पता कराया जाएगा कि उनके द्वारा डायरेक्ट थे या कॉन्ट्रैक्ट पे थे या कैसे उनके यहाँ तैनात थे। जिस भी तरह से तैनात होंगे उनको मुआवजे की पूरी प्रक्रिया करके पूरा मुआवजा दिलाया जाएगा। इसका सारी कार्रवाई की। किस इलाके की घटना है? पूरी किस इलाके की घटना है? ये पागल बाबा सब स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। बाकी एग्जैक्ट डिटेल अभी आके जब जाँच होगी तब पता चलेगा। क्या कुछ जानकारी दी गई है परिजनों के द्वारा? परिजनों के द्वारा ये बताया गया कि उनके परिवार के लोगों के बारे में बताया गया, और उनके परिवार के भाई और पिताजी को अभी आगे की कार्रवाई के लिए लेके जा रहे हैं, कि जिससे कि जो मुआवजे की और उनके परिवार के बाकी डिटेल्स उनसे ली जा सके और जल्दी से जल्दी मुआवजे की कार्रवाई की जाए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया जी मंदिर में अमावस्या के दिन दर्शन के दौरान अव्यवस्था का माहौल बन गया है। देश विदेश से उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच वीआईपी दर्शन को लेकर विवाद हुआ और भीड़ बेकाबू हो गई, और प्राइवेट गार्ड्स और पुलिस ने श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई और कोटा से आए एक श्रद्धालु का हाथ फ्रैक्चर हो गया। घटना का वीडियो वायरल होने पर मंदिर मंडल सीईओ व एडीएम प्रभा गौतम ने जांच कमेटी गठित की है, जो 2 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। तो वहीं मामले को लेकर अधिकारियों ने भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। सांवलिया जी में जो अपने अमावस थी उस पे 5 से 7 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आए थे, और जो है उसमें जो एक वीडियो जिसके बारे में आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। उस पे मैंने एक कमेटी बनाई है, और कमेटी उसकी जांच कर रही है। जांच करके जैसे वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके आधार पे अपन जो भी अगर गलत कृत्य किसी ने किया है उसके अगेंस्ट अपन कार्रवाई। मैंने ये वीआईपी कल्चर जो चल रहा है, वीआईपी को दर्शन, यानी लोगों का आरोप है कि वीआईपी दर्शन के दौरान ही इस तरह की भगदड़ होती रहती है आए दिन, उसको रोकने के लिए। वीआईपी दर्शन वाला इनिशियली इस तरह की कोई बात वीडियो से नहीं लग रहा कि वीआईपी दर्शन की वजह से, और भगदड़ जैसा भी कोई उसमें नहीं लग रहा। उसमें ये है कि गार्ड जो है, गार्ड के द्वारा अगर कोई गलत कृत्य किया गया है तो उस गार्ड के अगेंस्ट अपन कार्रवाई करेंगे अगर श्रद्धालुओं के साथ कोई उसने गलत घटना की है। बाकी ना तो भगदड़ जैसा कोई वीडियो है जो प्रथम दर्शा अपन को देखने में, आपने भी देखा होगा। मैंने इस पे जैसे दर्शन को लेकर जैसे पट बंद हो जाते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था हो कि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको दर्शन, यानी भीड़ नहीं बढ़े और दर्शन चालू रहे। देखिए अभी बोर्ड का गठन हुआ है ना, तो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बोर्ड की मीटिंग्स में अपन ले सकते हैं। और ये जो बात आपने लाई ये हमारी भी नॉलेज में है, क्योंकि लगातार पिछले अगर 3 महीने का अपन ट्रेंड देखें तो शनिवार और रविवार को जो दर्शनार्थियों की संख्या है वो 4 से 5 लाख होने लगी है। इसी तरह से अमावस हो गया, एकादशी हो गया, जो मुख्य पर्व होते उस पे काफी ज्यादा श्रद्धालु पिछले 3 मंथ्स में ही काफी ज्यादा श्रद्धालु आने लगे हैं। तो उसी को देखते हुए अपन और भी व्यवस्थाएं वहां पर कर रहे हैं। कुछ नए टेंडर्स भी अपन
सुरक्षा की दृष्टि से अपन कुछ नए टेंडर्स उसमें कर रहे हैं, तो वो अपन पूरा प्रोसेस उसका रहता है टेंडरिंग का, वो अपन उसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा बोर्ड की मीटिंग्स में भी जो आप बात कर रहे हैं कि जो दर्शन बंद होते हैं, तो वो परंपरा से ही जो चला आ रहा है कि इतनी सुबह मॉर्निंग में मंगला के बाद, मंगला की आरती के बाद दर्शन बंद होते हैं, फिर राजभोग के टाइम खुलते हैं, फिर मतलब वो ज्यादा लंबा टाइम नहीं, सुबह 1 घंटे का गैप है, उसके बाद जो दर्शन होते हैं 12 साढ़े 12 बंद होते हैं और 2:30 बजे के आसपास खुलते हैं, 12 से लेके 2:30 के बंद रहते हैं। पूरे दिन मतलब काफी 13 घंटे के आसपास दर्शन होते हैं इस मंदिर में। तो दर्शन की टाइमिंग आज तो काफी अच्छे हैं और कॉरिडोर भी अपना काफी बड़ा है, जैसा आप लोगों ने सभी ने देखा है। लेकिन चूंकि दर्शनार्थियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ रही है, ऐसा होता है कि डबल हो, लेकिन डबल की जगह ट्रिपल, जो पिछली बार जो ट्रेंड मैंने देखा, पिछली बार जो आए थे, आप देखेंगे दान भी काफी बढ़ गया। तो वो इसीलिए क्योंकि दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही, तो उसी दिशा में मंदिर प्रशासन काम कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना मंदिर की और श्रद्धालुओं को अच्छे दर्शन कराना, ये मंदिर का प्रथम दायित्व है और उसी दिशा में हम काम। मैडम, पहले होमगार्ड के भरोसे से पूरी व्यवस्था चलती थी, उस समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, और ये इस तरीके जब से प्राइवेट को दिया है, आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, टेंडरिंग का जो प्रोसेस होता है उसी के तहत टेंडरिंग पूरा करके, और लास्ट ईयर से ही ये इसी जो फर्म है, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उसको टेंडरिंग दी हुई है। अब ये जो घटना है इसकी तो एक बार जांच करवानी पड़ेगी कि किस कारण से ये चीज हुई है, चेक करके और उसी के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। तो ये नहीं कहा जा सकता है पूरी तरह से कि भाई सिक्योरिटी एजेंसी को दे, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लूप होल रहा हो, तो उसको चेक करवा के अपन बिल्कुल उस पर करेक्टिव मेजर्स अपन लें। मध्य प्रदेश के धार जिले से विकास की पोल खोलती हुई तस्वीर सामने आई है। सरदारपुर तहसील से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर आनंद खेड़ी गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक और सरपंच सिर्फ चुनाव के समय वादे करते हैं, काम कोई नहीं करता। जहां 23 लाख की सड़क योजना सिर्फ कागजों में पूरी हुई है। गांव कीचड़ में डूबा है और एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही है। एक महिला को डिलीवरी के लिए हाथों पर उठाकर 1 किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ा। वहीं बच्चों को स्कूल और महिलाओं को पानी लाने के लिए कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। रोड का मामला है, लड़गांव पंचायत रोड है ये, आनंद खेड़ी मजरा, जो कि आरएस विभाग से था। ये रोड मंजूर हो चुका था और जो सतीश जी शर्मा है उन्होंने काम चालू किया था, वो करा था। 2 दिन गाड़ी चली थी जेसीबी, उसके बाद में कैलाश जी चौहान द्वारा आपत्ति लगा के रुकवाया गया था। कितने लाख का टेंडर हुआ था ये इतनी तो हमको नॉलेज नहीं है कितने लाख का, 23 लाख का बता रहे थे उस समय पे, जो कि अभी कैलाश चौहान द्वारा रुकवाया गया था, मैं बना दूंगा रोड। उसके बाद में ना तो वो आए और हम 3 दिन से परेशान हैं। कल रात में लेडीज़ को ले गए थे हम ट्रैक्टर में डिलीवरी के लिए, तो ना तो एम्बुलेंस यहाँ से आगे गई, उसको वहाँ से हम कंधे पे बिठा के लाए, उसके बाद में यहाँ से डिलीवरी के लिए उसको पहुँचाया। ये आपका आनंद खेड़ी का मेन रोड है क्या? मेन रोड, आनंद खेड़ी का मेन रोड। ये लेडीज में पानी भरने के लिए इधर जा रही थी, तो आपका पानी ले जाने के लिए क्या? पानी का मेन यहीं पे है, जो कि नदी के पास में झरा है। अभी हेडपम्प सभी बंद है और हेडपम्प भी टूटे हुए पड़े। मतलब कुल मिला के यहाँ पंचायत द्वारा कुछ काम होता नहीं आनंद खेड़ी गाँव में। सरपंच के पास हम 3 दिन से जा रहे हैं, उसको बुला रहे, वो आने की कोई, और आज भी लगाया फ़ोन तो वो बोल रहा है मैं क्या करूँ, कौन करेगा इसका गाँव का उद्धार? सरपंच अगर नहीं करेगा तो कौन करेगा? कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी तहसील के अंकली गांव में हेलमेट न पहनने पर मां बेटे पर पुलिस द्वारा हमला करने का गंभीर आरोप सामने आया। जहां पुलिस द्वारा बीच सड़क पर 2 पहिया वाहन रोककर कागज पत्र चेक कर रही थे, तो वहीं महाराष्ट्र के सांगली से बिना हेलमेट पहने ऋषिकेश और उसकी मां बाइक पर आ रही थी। तो वहीं हेलमेट न पहनने पर पुलिस द्वारा युवक के बीच सड़क पर पिटाई करने का आरोप सामने आया है। असम के सिलचर से खबर है, जहां कछार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी को नाकाम कर दिया। वहीं चुराचांदपुर मणिपुर से आ रही बोलेरो गाड़ी ने 100 साबुन के डिब्बों में छिपाकर लाए जा रही 1.109 किलोग्राम हेरोइन को जब्त किया है। इस ड्रग की काले बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5.55 करोड़ रुपए बताई जा रही है और गाड़ी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है कि हेरोइन मणिपुर से लाई जा रही थी। मामले की जांच जारी है। तो खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, जहां पर कीटनाशक व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। खबर यूपी के ललितपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि खाद बीज और कीटनाशक व्यापारियों ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि उर्वरक निर्माता कंपनियां उन्हें अधिक दामों पर खाद बेच रही है और जबरन टैगिंग के जरिए अनावश्यक उत्पाद थोपे जा रहे हैं।
जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं कीटनाशक अधिनियम की धारा 30(3) के तहत हो रही कार्रवाई को लेकर भी व्यापारियों ने विरोध जताया और कहा कि जवाबदेही पूरी तरह से कंपनियों की होनी चाहिए, न कि खुदरा विक्रेताओं की है। इसको लेकर अब व्यापारियों ने 3 मुख्य मांगे रखी है, जिसमें से मुख्य मांगे हैं खाद्य शासन द्वारा तय रेट पर उपलब्ध कराई जाए और टैगिंग बंद की जाए। साथ ही जिन व्यापारियों पर 3/7 की कार्रवाई हुई है, मुकदमे निरस्त किए जाएं। तो वहीं एग्रो इनपुट डीलर संगठन के बैनर तले 100 से अधिक व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा और अब जिलाधिकारी ने इस मामले को लेकर समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। खाद में हम कंपनी हम लोगों को 1350 रुपये जो सरकारी दर है उस पर हम लोगों को माल मिलता ही नहीं है। हम लोगों को माल मिलता है ओवर रेट में, उसके साथ 40% टैग करके माल लगाते हो। कंपनी डीलर से बोलती है आप टैग नहीं कर रहे, जबकि वो टैग करती है। अगर हम कोई भी आज DAP खरीदेंगे, अगर कोई डीलर 1350 रुपये में दे रहा है और उसके साथ टैगिंग वाला माल लगा के दे रहा है तो उसकी कॉस्ट आती है 2100 रुपये। तो वो जो माल जो है वो कभी बिकता नहीं है। इसमें कंपनियां दे रही हैं, डीलर की इसमें गलती है नहीं पता हमें। वो कहते हैं उन्हें माल दिया है और हम लोगों ने बिल में दिया है। इसी प्रकार अगर हम बीज बेचते हैं तो उसने कहा है यूपी की परमिशन लाओ। भाई MP बगल में वो है, हमारी ललितपुर की परमिशन, उसका लाइसेंस है, उससे लो। और किसान की अगर उस पर FIR करते हैं, हमें उचित दर पे हमारी मांगे प्रमुख रूप से ये है कि हमें उचित दर पे DAP दिलाई जाए, उचित दर पे हम माल बेचेंगे। अगर हमें उचित दर पे नहीं मिलेगी हम माल कैसे बेचेंगे? हमारा यूपी में केवल खाद के 1,07,000 व्यापारी हैं और पेस्टिसाइड और दवा के मिला के 4,80,000 है। हम लोगों की भरण पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार से मांग है हम लोगों के लिए जो अधिकारियों की रोज जांच का, उनमें फिर जांच करो, फिर जांच में आ गए। हर कदम पे हम लोगों को पैसा देना पड़ता है, अधिकारी कहीं छोड़ते नहीं है हम लोगों को। और बीज में ऐसे ही पेस्टिसाइड है, कंपनी का डिब्बा बंद अगर आप हमसे सैंपल लेते हैं तो कंपनी की उत्तरदायित्व होना चाहिए, ना कि हमारा। तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को सही रेट से माल दिलाया जाए और हम किसानों की सेवा करेंगे, अपना भरण पोषण करेंगे सही रेट से। तो यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर 8 साल के बच्चे का लापता शव बरामद हुआ है। यूपी के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 8 वर्षीय मासूम बच्ची की लापता होने के एक दिन बाद आज उसका शव बरामद किया गया है। बच्ची कल सुबह चौकी क्षेत्र से अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। बताया जा रहा है कि बच्ची आम तोड़ने के लिए बाग में गई थी, तभी एक अधेड़ व्यक्ति उसे पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और वहीं आज मैनपुरी जिले के थाना भोगांव क्षेत्र से उसका शव संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने इसकी पुष्टि की है कि CCTV फुटेज में बच्ची एक अधेड़ व्यक्ति के साथ जाते हुए दिखाई दी और उसी आधार पर जांच तेज कर दी गई थी। बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है और पूरे मामले में जांच जारी है। 27/6/2025 को थाना मोहम्मदाबाद को एक 8 वर्षीय बच्चे के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात पुलिस ने उसका मुकदमा पंजीकृत करते हुए टीमें गठित की और बच्चे की छानबीन शुरू की। CCTV फुटेज देखते हुए हम लोग हमें फुटेज प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति जो कि उस लड़की को साथ में लेके जा रहा था, उसकी तलाश की जा रही है। इसी संबंध में आज सुबह थाना भोगांव को एक सूचना प्राप्त हुई मैनपुरी कि एक बच्ची का शव बरामद हुआ। शिनाख्त उस बच्ची का उसी लापता बच्ची के रूप में हुआ। इस संबंध में पुलिस जो है बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और इसमें डॉक्टरी पैनल से वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अभियुक्त की तलाश की जा रही है, जल्दी उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये सर फर्रुखाबाद किस जनपद थाना का क्षेत्र का मामला है सर? ये बच्ची जो लापता हुई थी मोहम्मदाबाद थाना है और जनपद फतेहगढ़ है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।